नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी ने जिन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई थी, उन प्रत्याशियों उनमें से कईयों का नाम खट्टर ने उड़ा दिया। और खट्टर अकेले नहीं, खट्टर और शाह के बीच ऐसी जुगलबंदी हुई कि मोदी की फाइनल की हुई सूची पर कैंची चला दी। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि मोदी जी का जिस नाम पर मुहर लगा हो, वो मुहर कोई मिटा दे। लेकिन ऐसा हुआ है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये खुलासा नामों के साथ, कुछ नाम भी, पूरे नाम तो नहीं खुलेंगे, लेकिन कुछ नामों के साथ ये खुलासा होगा आज इस शो में। लेकिन इस बड़े खुलासे से पहले जरा आपको एक वीडियो दिखाएंगे। मनोहर लाल खट्टर अमित शाह कहां पहुंचा दिया भाजपा को। भाजपा के ये पूर्व विधायक हैं शशि परमार, भिवानी में तोशाम से इन्होंने भी दावेदारी ठोकी थी। फूट फूट कर रो रहे हैं। ऐसे रोते हुए कभी भाजपाई को आपने देखा नहीं हो। जब जजपा से आओ, कांग्रेस से आओ, टिकट लेकर के जाओ, तो फिर तो रोना ही पड़ेगा। जरा देखिए इनकी हालत देखिए। ये एक स्थानीय जो है पत्रकार के सौजन्य से, उसके चैनल के सौजन्य से हम चला रहे हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी था, इसलिए हम स्थानीय पत्रकार के सौजन्य से ये चला रहे हैं वीडियो। और इसके तुरंत बाद फिर हम हेमंत अत्री जी को जोड़ेंगे अपने साथ और उस खुलासे को दिखाएंगे। लेकिन उसी का हिस्सा है हरियाणा में भाजपा का क्या हाल होने वाला है। कंट्रोल रूम वीडियो प्ले कीजिए। कहना पड़ता है भाई, तसल्ली रखो, बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, आपकी कर्मठता दिखेगी, पार्टी को भी सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है हमको कि मैं टिकट की बात बनेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं? मैं भी असहाय हूँ। पिताजी आप हौसला रखें, आपका हौसले के ऊपर तो हल्का कायम है और आपको हौसले के ऊपर तो हल्का चल रहा है पिताजी। आज आप ऐसे टूट जाएंगे तो पिताजी कैसे काम चलेगा आपके कार्यकर्ताओं का पिताजी? 56,000 वोटों लेने वाला व्यक्ति आज टूट जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा पिताजी? मैंने ईमानदार से काम किया है और जिस तरह का मेरे साथ हो रहा है, मुझे इसकी तकलीफ है। देख लिया आपने। अब जरा खुलासा भी देखने का वक्त आ गया है कि मोदी की सूची पर कैसे शाह और खट्टर ने मिलकर कैंची चलाई है। और ये खुलासा, ये अंदर की एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं हेमंत अत्री जी। मैं सीधे कहूंगा बिना वक्त गवाएं, कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़ लें। जी हेमंत जी, आज आप बड़ा धमाका लेकर के आए हैं। भाई ये सबसे आश्चर्य की बात है। अब तक हम लोग चर्चा करते थे, ये अंदर से सुगबुगाहट थी। मैंने कई बार आपसे, आप जब चर्चा किए तब भी हमने कहा कि अब मोदी के हाथ से पावर अमित शाह के हाथ में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल और बड़ा एडिशन ये है कि पहली बार नाम के साथ ये बाहर आ रहा है। दूसरी बात, पावर शिफ्टिंग हमने शाह तक सोची थी। खट्टर कैसे दरी बदल सकते हैं? मोदी की दरी से शाह की दरी पे कैसे आ गए? मोदी की मोटरसाइकिल से शाह की मोटरसाइकिल पर कैसे आ गए? मतलब अपनी मोटरसाइकिल से मोदी को उतार दिया और अमित शाह को बैठा लिया। ये सूचियों के आने के बाद जो 67 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आई है बीजेपी की, उसके बाद जो जानकारी आपने दी, मुझे लगता है ये हरियाणा की सियासत पे सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। और इस खबर का विस्तार हम आपके से जानना चाहते हैं। आपके हवाले अब ओवर टू। धन्यवाद आशीष जी। ये कोई अब नई बात नहीं रही। अगर आप 9 जून की शपथ के बाद प्रधानमंत्री जी का देखें पूरे का पूरा, तो हरियाणा ने तो उसमें एक ऐड किया है, वो जो घटनाक्रम पहले चल रहा है। आपको 10 साल तक मोदी जी ने अपने 2 टर्म के अंदर कोई फैसला वापस नहीं दिया, चाहे देश में कुछ भी हो। लेकिन अब 5 फैसले बदल चुके हैं वो 9 जून की शपथ से लेकर के अब तक। और ये जो कुछ हुआ है, ये तो आप कल्पना ही कर सकते हैं इसकी। पिछले वीरवार को आपको ध्यान है कि नड्डा साहब के घर पे सुबह से शाम तक एक मीटिंग चली थी और उसके बाद वहीं से सारे लोग सीसी की मीटिंग में चले गए थे। वहां मोदी जी की मौजूदगी में 55 टिकटें तय हो गई थी सीसी। ऑफिशियली कहा गया, ये मैं और आप नहीं कह रहे।
और 35 सीटें ये कहा गया कि चर्चा हो गई है और इस पर बाद में फैसला कर लेंगे, दोबारा सीईसी नहीं होगी। ये सारा हमने कई बार दर्शकों को बताया। कल जब ये सूची आई तो मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये सूची ऐसी कैसी हो सकती है, और रात को ही मैंने आपको बताया 11 बजे के आसपास। तो जब मैंने पता किया तो पता लगा कि जो 55 सीटें क्लियर हो गई थी मोदी जी के सामने, कि उसमें ये हुआ था कि औरों पे जरा सहमति बनाओ, बड़े नेताओं को और शामिल करो इसमें, और ज्यादा लिस्ट होनी चाहिए, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। उसी का परिणाम है कि 67 की लिस्ट आई। लेकिन जब इसको और खुदा गया तो पता लगा कि कम से कम 5 से 6 नाम ऐसे, 5 से 6 नाम जो मोदी जी की मौजूदगी में मीटिंग में अप्रूव हो गए थे, सहमति बन गई थी, और जब टिकट आई तो वो नाम गायब थे। तो अपने सूत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से भी और तमाम हालात को देखते हुए सारे नामों की बजाय मैं 3 नाम, अगर आपकी अनुमति हो तो उसको करना चाहता हूँ। 3 तो आप बताइए, तो उसके बाद मैं आगे के लिए और रिक्वेस्ट करूंगा फिर। जी, तो उसमें यह है कि उसमें सूत्र की वो डिस्क्लोज हो जाएगी। अगर उससे आगे जाएंगे तो सूत्र की थोड़ी सी उस तमाम चीजों का वो इन्वॉल्व है, वरना मुझे तो बताने में साथ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक सूत्र की, एक आपस की एथिक्स की बात है। जो मोदी जी की मौजूदगी में जो नाम तय हुए थे उसमें आपको पता है पूर्व मंत्री सोनीपत की थी कविता जैन, उनका नाम अप्रूव हुआ था। वो जब कल उनकी टिकट कटी तो वो दहाड़े मार के रोई, और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी किया उनके पति ने किया। विशंबर वाल्मीकि दूसरे नाम, जो जिनकी ये अपने क्या नाम है, भवानी खेड़ा। अच्छा। और तीसरा जो नाम है वो है आदित्य चौटाला, चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं। इन 3 नामों पर नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में अप्रूवल हो गया था कि इनको टिकट दे दिया जाए, और कल जब सूची आई तो ये तीनों नाम गायब थे। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा के नेताओं के लिए नहीं, बाकी देश के लिए भी, कि मोदी जी की मौजूदगी में जो कुछ तय हो गया इस देश में अब वो भी बदलने लगा है। ये आदित्य चौटाला की कौन सी सीट थी? सिरसा के अंदर कोई कंस्टिट्यूंसी है इनकी। तो उसमें से डबवाली होगी या कोई सी उनमें से होगी, मुझे एग्जैक्ट उसका ध्यान नहीं है। तो वो ये जो अब ये तय हो गया कि अगर मोदी जी की मौजूदगी में सीईसी का जो भी मोहर हो चुकी है उसके बाद भी भाजपा में नाम बदले जा सकते हैं, और हरियाणा की सारी कमान किसके हाथ में ये समझना मुश्किल नहीं है, मनोहर लाल खट्टर के। तो मैंने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक नेता से और पूछा रात को जब आपसे बात हो रही थी, तो मैं तो चाह रहा था रात को ही कवर रिकॉर्ड करें, तो आप निकल गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार सही से ये बताओ कि ये सूची अब हम सब के सामने है और इसमें से मनोहर लाल खट्टर के कितने नाम? तो उन्होंने कहा कि आप भी कमाल करते हो, मनोहर लाल खट्टर का जोर जब उनके चेलों की टिकट शाह ने काट दी, जो उनके परम चेले थे, जो सेवक थे 10 साल तक, जब उनकी टिकट काट दी तो मनोहर लाल जी ने कुछ और सोचा। मैंने कहा क्या? कि उन्होंने टिकट दिलाने से ज्यादा टिकट काटने पर वो जमा दिया अपना ध्यान। तो टिकट देने की बजाय किन किन की काटनी है, सारा फोकस उन पर चला गया। और उसमें सारे के सारी जो भाजपा में, अगर आज आप हालत देखो कल रात से ही जब से लिस्ट आई, आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या हुआ है। हरियाणा के अंदर दर्जन से अधिक पूर्व विधायक, आधा दर्जन से अधिक जिलाध्यक्ष, 2 दर्जन हल्का अध्यक्ष, उसके बाद 40 के आसपास ब्लॉक प्रेसिडेंट, सैकड़ा पन्ना प्रमुख, हजारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चले गए, इस्तीफा दे दिया इस लिस्ट के बाद। उसके अलावा 2 एक्स मिनिस्टर और 7 बड़े नेताओं ने आज मीटिंग बुला रखी है अपना फ्यूचर कोर्स तय करने के लिए। ऑब्वियसली वो बगावत करेंगे, या तो कांग्रेस में जाएंगे या तो फिर अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। ये सत्तारूढ़ पार्टी का हाल है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा अनुशासित कहती है और कार्डर बेस्ड कहती है। और इस पार्टी में अगर आप लिस्ट देखेंगे तो कार्डर को छोड़ के सब कुछ है, केवल कार्डर ही नहीं, कार्डर नहीं है, कार्डर को छोड़ के सब कुछ है। अगर आप देखेंगे, आप समझिए जजपा से 7 लोगों को टिकट मिली है। वो कब आए हैं वो लोग? पिछले 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर आए हुए लोग, और कई तो ऐसे हैं जो आज आए कल सुबह टिकट मिल गई, और कई ने तो घोषणा की टिकट मिल गई। तो 7 लोग तो जजपा से आए, फिर श्रुति चौधरी, उसके बाद अपने क्या नाम है इसका, अपने श्रुति, ये अपने विनोद शर्मा की धर्मपत्नी, जो कालका से टिकट, लतिका की टिकट काट के दे दी, रानी शर्मा जी, सोनीपत की टिकट देखिए मदान को दे दी, निखिल मदान को। तो ये कार्डर का हाल किया गया है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, कविता जैन जो पूर्व मंत्री थी, राजीव जैन खट्टर के ही ओएसडी थे, खट्टर के मीडिया एडवाइजर थे राजीव जैन, उनकी पत्नी मंत्री थी उनकी सरकार में।
उनकी टिकट काट दी। जय भगवान शर्मा डीडी, कर्णदेव कंबोज, लक्ष्मण नापा जो फतेहाबाद से एमएलए है, महमवाड़े शमशेर खरकड़ा, किसान मोर्चे के जो दादरी वाले थे वो सुखविंदर शोरान, और ये लिस्ट गिनते जाइए आप, शाम हो जाएगी आपको। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं, इस देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, जो नवीन जिंदल की माता जी है। नवीन जिंदल कौन है? कांग्रेस से आकर भाजपा के सांसद बने कुरुक्षेत्र से। उनकी टिकट मांगी जा रही थी और उनकी टिकट काट करके कमल गुप्ता, जो माननीय मनोहर लाल जी के प्रिय है, संघ के प्रिय है, तमाम नेगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद भी कमल गुप्ता को टिकट दे दी गई, जो फिलहाल के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और सावित्री जिंदल की टिकट काट दी गई। सावित्री जिंदल अब से जब हम बात करें, उससे 1 घंटा पहले हिसार आई और अपने समर्थकों, उनके समर्थकों में बड़ा जबरदस्त रोष था, और जिंदल हाउस के अंदर हजारों हजार समर्थक थे। तो सावित्री जिंदल ने कोट अनकोट क्या कहा, मैंने भेजा भी आपको, आप दिखा सकते हैं उसको। उसने कहा कि मैं आई तो थी आपको चुनाव लड़ने से मना करने के लिए, लेकिन आप लोगों का ये रोष और जोश देख के मैं घोषणा करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। एक सिटिंग एमपी की मां, और सिटिंग एमपी कौन है? सिटिंग एमपी वो है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया था। अब सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने की हिमाकत कर पाएंगे या नहीं, सवाल वो नहीं, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा सारे समर्थकों के बीच में कहा है, वो मैंने आपको भेजा है, आप चाहे तो दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। मेरे सामने है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी बोल देता हूं भी चलाने के लिए। हाँ, तो आप केवल इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि जिस कार्डर बेस की आप बात करते थे, उस कार्डर बेस का क्या हाल किया है 10 साल के शासन के बाद। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण आशीष थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप को क्या कहते हैं कि हम देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, यही कहते हैं ना। हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर 10 साल से आपका शासन है, इस देश के अंदर भी 10 साल से आपका शासन है। हरियाणा में केवल 90 सीटें हैं, आप यूपी में क्या करेंगे, बिहार में क्या करेंगे? 90 सीटें हैं, उसमें भी आपको इंपोर्टेड आइटम चाहिए। आप परिवारवाद की बात, सर मैं रोकूंगा हेमंत जी, उसमें भी नहीं, इंपोर्टेड भी तो होता है कि दाल में नमक, उसमें सिर्फ इंपोर्टेड ही है। इंपोर्टेड की दुकान जैसे वो होता है ना कि कस्टम ड्यूटी का हर मार्केट में किनारे दुकान होती है कि यहाँ कस्टम ड्यूटी सीज किए हुए सामान मिलते हैं, वैसे ही सारे के सारे वो जेल में राम रहीम को सुविधा देने वाला 1 दिन पहले आया, टिकट लेके जा रहा है। जजपा से वो बबली, आपने ही शायद वो वीडियो सब सुनवाया था हरियाणा को, वो स्टील का लोहे का हेलमेट, अंडरगारमेंट, वो भी पूरा तैयार करवा लाए हैं, जो है हेलमेट और अंडरगारमेंट। ये सारा मतलब मैं तो देख रहा था, मैं उतने हरियाणा को उतना बेहतर तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता जितना आप लोग समझते हैं, लेकिन देख रहा था 1 हफ्ते से जो लाइन लगी थी, आ रहे थे। मतलब कल मैंने इस बात को कहा, उस गाने को आजकल बड़ा चौराहे पे चलता है, शादियों में चलता है, तो उसके मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में उसको सोचने लगा। वो गाना खूब चल रहा है आजकल, क्या कुंडी न खड़काओ राजा जल्दी भीतर आओ राजा। जी। तो वही हो गया। उसमें एक लाइन कल और मुझे याद आ गई, उसमें जोड़ दिया मैंने, शायद रचनाकार के साथ नाइंसाफी होगी कि कुंडी न खड़काओ राजा जल्दी भीतर आओ राजा, टिकट लेके जाओ राजा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसी स्थिति बनी है। और अच्छा, जो पार्टी, ये फोटो भी आ गई जो आपने कहा था, देखिए ये बाकायदे ब्रेकिंग, देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा से बगावत, टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, कहा मैं पार्टी की मेंबर नहीं। अब हटाइए इसको, ये हालत है। एक बात और चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, कहने के लिए कथित रूप से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए कि जी ये ब्राह्मण फेस हैं, ये जाट फेस हैं, लेकिन स्टेब्लिश फेस कुछ होते हैं और हमेशा से रहे हैं स्टेब्लिश फेस। रामविलास शर्मा से तो बड़ा ब्राह्मण चेहरा भाजपा के पास हरियाणा में न था, और मुझे लगता है कि जिस दौर में नेताओं के पर कतरे जा रहे हैं, नेताओं का वजूद खत्म किया जा रहा है, उस दौर में तो कोई उनसे बड़ा नेता बन भी नहीं सकता। वो मोदी शाह के बनाए हुए नेता नहीं थे रामविलास शर्मा, उससे पहले से हरियाणा में स्टेब्लिश थे वो। मतलब इस दौर की पैदाइश नहीं थे कि उनको आजादी 2014 के बाद मिली हो। रामविलास शर्मा भी इस लायक नहीं थे कि उनको पहली सूची में जगह मिले। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ध्यान हो, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने क्या कहा था कि ऐसी कोशिश करो कि पहली सूची में सारे बड़े नाम आ जाएं। और हरियाणा के अंदर आपके सिटिंग मुख्यमंत्री से भी बड़ा नाम रामविलास शर्मा का था। 2014 में जब आप पहली बार आए, जब 2014 में पहली बार भाजपा सत्ता में आई,
तो उस समय प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा थे। हम्म, और उसके बाद जब दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली में एक मीटिंग हुई जब हरियाणा के चुनाव और दिल्ली का चुनाव के बीच में, और उस टाइम रामविलास शर्मा को नरेंद्र मोदी ने सबके बीच में जफ्फी पा करके ये कहा था कि रामविलास शर्मा तो मुझसे भी सीनियर है। और जिस दिन मुझे इस खबर का पता लगा तो कई पत्रकार साथी आप जैसे मेरे जैसे भाई बैठे थे, तो ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा रामविलास शर्मा तो गए। तो उन्होंने कहा कि क्यों, वो तो जफ्फी पा रहे हैं। मैं कहा ये जफ्फी पा के ही मारते हैं गुजराती। और हाँ, वही हुआ। कितनी बार के एमएलए सीनियर, मंगल सेन के बाद सीनियर मोस्ट नेता अगर हरियाणा में है तो वो रामविलास शर्मा है। और दिवंगत मंगल सेन के बाद उन्हीं की लिनियज को आगे बढ़ाते हुए और मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर, जो उससे पहले कभी विधायक तो छोड़िए पार्षद भी नहीं रहे, पंच भी नहीं रहे, और रामविलास शर्मा ने उनके नीचे नौकरी की। इससे बड़ी जलालत कोई हो सकती थी क्या? और मोदी जी ने वीरवार की मीटिंग में कहा कि सारे बड़े नाम ले लो पहली सूची में, और उसके बाद सबसे बड़े नेता का नाम आज भी पहले रामविलास शर्मा का। और एक इंटरेस्टिंग चीज और जोड़ दूं इसमें, सब भाजपा नहीं है, संगठन नहीं है, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, ये चला है। इस बार साउथ हरियाणा, पिछली बार अगर आप ध्यान हो आपको, राव इंद्रजीत को साउथ हरियाणा में केवल 3 टिकटें मिली थी उनके समर्थकों को। इस बार जो जानकारी कि उनको 7 से 8 टिकटें मिल सकती है। ये सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि संख्या तो चाहिए ना, और किसी भी सूरत में इंद्रजीत की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। कोई भी बात हुई तो सीधी फिर जिम्मेवारी तो उन्हीं पे आएगी ना जो टिकटें बांट रहे हैं। तो इंद्रजीत को इस बार 7 से 8 टिकटें मिल सकती है। ये पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, पता ही आपको शुरू से ही, और 6 टिकटें परिवारवादियों को मिल गई। और आप कल्पना करिए कुलदीप बिश्नोई जैसे व्यक्ति को 3 टिकटें मिलेगी, 3 टिकट। श्रुति चौधरी को केवल इकलौती मिली किरण चौधरी के उसमें, उनकी आज वीडियो भी वायरल हो रही है किरण चौधरी की। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि पार्टी नेतृत्व ने आपको क्या कहा है? कहा पार्टी नेतृत्व ने मुझे कहा आराम करो, मौज करो, और वो मौज करवा दी, उनकी राज्यसभा दे दी, बेटी को विधानसभा दे दी। तो ये सारी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के, राव इंद्रजीत की बेटी यानी कि राव वीरेंद्र सिंह की पौत्री आरती को टिकट मिल गई, श्रुति को टिकट मिल गई, चौधरी बंसीलाल की पुत्री एक्स सीएम, चौधरी भजनलाल के पौत्र भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई। इस तरीके से 6 टिकटें मिली हैं, और परिवारवाद के पार्टी खिलाफ है। मोदी जी दहाड़ दहाड़ के कहते हैं कि हम विनोद शर्मा की पत्नी विनोद शर्मा की बेटी, उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई का, सब तो भरा लिस्ट में देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि परिवार। लेकिन एक बात है, ये फिर मैं उसाता हूँ रामविलास शर्मा पर। रामविलास शर्मा पर लोग चर्चा हरियाणा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या मोहनलाल बडोली, क्या मतलब ब्राह्मण वोट तो ब्राह्मणों का चाहिए भाजपा को, हर जगह ब्राह्मण सबसे डेडिकेटेड मतदाता रहा है भाजपा का। हरियाणा के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ तो ब्राह्मणों को वो मानते हैं कि कुछ भी करोगे आएंगे हमारे पास ही, 5 साल इनके साथ कुछ कर लो, कुछ भी करो, इनकी दुर्दशा कर दो, ये और कहीं जा ही नहीं सकते। ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो बचाना है सनातन को, तो भाजपा के पास चले जाओ, आखिर में उस नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है हरियाणा में भी शायद ऐसी हालत हो। जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता हरियाणा में, उस नेता को अपमानित किया, अपमानित करना ही है। आप खट्टर के नीचे डाल दिया आपने कहा कि सब बड़े नेताओं को पहली सूची में ले लो, आप नहीं लिए, इसका मतलब ये आपने बताया हरियाणा के सामने कि रामविलास शर्मा बड़े नेता नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ भाई, मैं कम बुद्धि है मेरे पास, इतने समझता हूँ कि रामविलास शर्मा बड़े नेता भी नहीं है। मोहनलाल बडोली जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, अब वो आगे कौशिक लिख लें, आगे पहले पंडित लगा लें, कुछ भी कर लें, क्या मोहनलाल बडोली के पीछे हरियाणा का ब्राह्मण चला जाएगा, रामविलास शर्मा को भूल जाएगा? आशीष जी, चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए, वो तो एक बात है लोकसभा का, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे विधानसभा का। सिटिंग एमएलए है राई से, अभी सिटिंग एमएलए है बडोली राई से, पूरी पार्टी के पूरे ब्राह्मणों को एकजुट करने की जिम्मेदारी है, और खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये है मोहनलाल बडोली की सच्चाई। तो बेसिकली जब आप कद्दावर नेताओं को छांटना शुरू करते हैं, काट छांट करके, तो आप उनकी छटाई नहीं करते, आप पार्टी की छटाई करते हैं। और मैंने रात को इसीलिए आपको कही ये बात कि जो सारी चीजें हुई उसमें भाजपा कार्यकर्ता नहीं निपटे, काडर नहीं निपटा, भाजपा निपटी हरियाणा के अंदर। जो ये सूची है, इस सूची से आने के बाद कांग्रेस पार्टी को भी एक सबक लेना चाहिए कि टिकटें कैसे नहीं बांटनी है, और अगर उन्होंने ये गलती की तो उनका भी यही असर हो सकता है।
देखिए हरियाणा का आदमी, आपने बात कही ब्राह्मणों की, हम्म, केवल यूपी बिहार नहीं, पूरे देश के स्तर पे जनसंघ का जो सबसे पुराना अगर कोई पैटर्न है तो ब्राह्मण और बनिए ही रहे हैं तभी से, हाँ ब्राह्मण बनिया, कभी हाँ। से पैन इंडिया अंदर। बाकी तो और हमारे यहाँ तो चाहे देवलाल तो का ही करते ब्राह्मण बनियों की पार्टी, तो ओपनली कह दिया करते। और उसमें जो इन दोनों का इलाज किया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा ब्राह्मणों के उनसे बड़ा कोई वो नहीं। और यहाँ सावित्री जिंदल, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी बात रही, अगर वो इतना पॉपुलर फेस नहीं थे तो फिर नवीन जिंदल को क्यों लेके आए थे आप रातों रात? आपको ध्यान है नवीन जिंदल की कैसे हुई थी? हाँ, भाग के पार्टी ऑफिस आए थे वो, बहुत मुश्किल से पार्टी ऑफिस पकड़ा था उनको, और वो ज्वाइन किया और सुबह उनकी लोकसभा की टिकट हो गई थी। तो उनके जो भाई हैं वो मोदी जी के बड़े करीब है। उन्होंने पाकिस्तान यात्रा कराई थी, आपको पता है, जब मोदी जी ने बिरयानी खाई थी नवाज शरीफ के यहाँ, वो नवीन जिंदल के भाई सज्जन जिंदल ने का ही कार्यक्रम था वो सारा, वही थे उसके पीछे। तो उनके काफी क्लोज रिश्ते हैं। और उन्हीं की माँ की अगर टिकट मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह नहीं दे रहे हैं, फिर तो आप सोच सकते हैं ब्राह्मणों का क्या हाल और बड़ियों का भी क्या हाल। तो ये सारी चीजें देखने की है। कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की इन 67 टिकटों ने एक चीज तय कर दी है कि केवल और केवल व्यक्तिगत लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कोई मेरिट का चक्कर नहीं। डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ वो तो चुनाव उनका तो खड़ा भी नहीं होगा। अगर सावित्री जिंदल ने फार्म भर दिया तो कमल गुप्ता तो गए, भाजपा भी गई। ऐसी परिस्थितियां केवल एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं है। कविता जैन मंत्री रही है, पिछली बार हार गई थी, अलग बात है, उनको आपने टिकट काट दी और दी किसको? जो कांग्रेस से हफ्ता पहले आप मैदान को लेके आए। अपना काडर क्या करेगा? ये सारी चीजें जो है बीजेपी नेतृत्व के लिए एक अलार्मिंग बेल होनी चाहिए मुझे लगता है। और बाकी 23 सीटें जो है उस पर इनको अब बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर अब सोच समझ के क्या बढ़ेंगे? 67 तो कर ही दिया, 67 आ गया, अब सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब कहे वही तो सांप तो निकल गया है, अब वो लकीर बची है, पीटते रहो 23 सीट पर, लकीर पीटिए आप। अब 23 सीट भी सोचने विचारने के लिए ये सोचना है कि अब जजपा में कोई बचा है उसको बुला के टिकट दें, ये सब सोचने का वक्त है कि अभी कोई बचा रह गया है तो उसको ही बुला लें। एक चीज बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग ध्यान आ गया आशीष जी, हाँ। दुर्भाग्य से बीजेपी के पास पहलवान थे दो जो पूरे हाँ। पहलवान आंदोलन का विरोध कर रहे थे। वो कौन हाँ। थे? बबीता फोगाट, और दादरी योगेश्वर। और योगेश्वर। वो दोनों की बिना रहते पेंशन कर दी समय रहते। योगेश्वर 2 बार हार चुके थे, उनकी टिकट गई, और बबीता फोगाट पिछली बार आई थी, उनकी भी टिकट गई। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जहां पहलवान को लाने की कोशिश कर रही है, बबीता फोगाट को, शायद बजरंग पुनिया की तो बात ना बढ़े, वो कंस्टिट्यूएंसी की जो है कि वो जो चाह रहे हैं वह नहीं हो पा रही सीटिंग एमएलए, लेकिन विनेश फोगाट के तो चांस अब भी लग रहे। और कितना बड़ा मसला है महिलाओं का, पहलवानों का, यूथ का, और उनके पास 2 थे कहने को, और उन दोनों की भी टिकट काट दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता ही कहूंगा मैं तो, कि इस तरह की दूरदर्शिता बाकियों में बनाए रखें तो पार्टी का समय रहते उसका विसर्जन भी हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान है वो लोटा भेंट किया गया था वहां कुरुक्षेत्र में, तो वो मुझे लगता है उसी की क्रम में आगे चीजें बढ़ाई जा रही है, ऐसा लगता है। हाँ, वो लोटा लेके जाना पड़ता है ना, वो विसर्जन के समय हरिद्वार, तो लोटा लेके जाना पड़ता है, तो उसी के लिए वो लोटा इकट्ठा किया। अच्छा, लोटा भी देखिए आपने बड़ा सही, आखिर में चलते चलते बहुत सही उदाहरण दिया लोटे का। लोटा भी लेने कौन गया था? खट्टर जी। इस सूची में उस लोटे में रखने की व्यवस्था भी खट्टर साहब ने की है। तो खट्टर शुरुआत से अंत तक, एक ऐड आता था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा ही कुछ उसका टैगलाइन, LIC का इंश्योरेंस का है। तो खट्टर साहब हैं। तो खट्टर साहब वही हैं कि पार्टी के रहते भी और पार्टी के जाने के बाद भी, पार्टी की विदाई तक सारी व्यवस्था एक जगह पर तसल्ली बख्श काम होता है। मनोहर लाल खट्टर को बताया आशीष जी, मनोहर लाल खट्टर के सबसे परम शिष्य जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था 19 का, उसमें देश में नंबर 2 पे जीत का मार्जिन था संजय भाटिया। नंबर 2 पे जीत का मार्जिन था। वो करनाल से भी चुनाव लड़ने से मना कर गए, और पानीपत से भी, अपनी जो पैतृक सीट है असेंबली, वहां से भी चुनाव लड़ने से मना कर गए। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं पूरी पार्टी को चुनाव लड़ाऊंगा। और कौन कौन लड़ा रहा है चुनाव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनोहर लाल तो लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, अभी तो रणनीति में व्यस्त है, उसके बाद तो लड़ाएंगे ही। 10 साल उन्होंने पहले भी बड़ा सफल और सक्षम नेतृत्व किया है। उसके बाद कौन लड़ाएगा? मनोहर बडोली, जो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं खुद। उसके बाद संजय भाटिया कह रहे हैं मैं पार्टी को लड़ाऊंगा। और रही सही कसर, नायब सिंह सैनी साहब लड़ाएंगे। 10 साल के अंदर उनकी तीसरी कंस्टिट्यूएंसी है ये, चौथी।
पहले नारायणगढ़ लड़ा 2014 में, उसके बाद कुरुक्षेत्र आगे पार्लियामेंट, उसके बाद आपने करनाल बाई असेंबली इलेक्शन लड़ा, खुद कहा कि मैं करनाल से ही लड़ूंगा, अध्यक्ष कह रहा नहीं ये वहां से लड़ेंगे लाडवा से, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो करनाल से ही लड़ूंगा, अपने ही अध्यक्ष को झूठा घोषित करवाया और फिर चुपके से समय रहते सबसे पहले आपके हमने ही घोषणा की थी कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जब आपने व्यंग किया था कि उनको सीट नहीं मिल रही तो मैंने कहा था सीट मिल गई है और लाडवा से लड़ेंगे, तो वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक दो चीजें मैं और बता दूं आपको आशीष जी, आप जिस दिन आपने शो शुरू किया था पहले दिन ये बात हुई थी कि 1/3 से ज्यादा टिकटें भाजपा काट सकती है, सिटिंग की भी और पिछली बार चुनाव लड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी 67 टिकट आई है अब तक और 40 टिकटें बदली जा चुकी है, 67 में से 40 बदली जा चुकी है। तो आपकी वो टिप्पणी बिल्कुल सटीक थी और जितनी भी बातें उस अब तक इस शो में कही गई हैं अब तक उसमें से कोई गलत साबित नहीं हुई। बजरंग पुनिया की टिकट पर अब संशय पैदा हो गया है क्योंकि वो बादली और सोनीपत वाला उनका मामला जम नहीं रहा है और राय की जो ऑफर की गई है उसमें वो लेते हैं या नहीं लेते, या पार्टी लीडरशिप क्या सोचती है। और पार्टी लीडरशिप ये भी सोच रही है कि दोनों को लड़ाने की बजाय अकेले विनेश को इस बार लड़ा लिया जाए और बजरंग पुनिया को सरकार आने की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण पद देकर के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कर दी जाए। अब इस पर विचार चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री जी बाकी तो कोई लड़ने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री जी घूमते फिरते चौथी सीट अपनी तलाशते हैं, चौथी बार 10 साल में बदले हैं। लेकिन वहां भी खबर एक आ रही है, मेरे पास कहीं से खबर आई कि वो सीट भी आसान नहीं होने वाली है, कांग्रेस वहां पर कुछ दिन के लिए अशोक गहलोत को रोकने वाली है। अब वो खबर सच है नहीं सच है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास उड़ती हुई खबर आई, कई बार लोग ऐसी खबरें उड़ाते भी हैं, लेकिन आई कि अशोक गहलोत को कुछ दिन के लिए वहां कैंप करवा दिया जाएगा नायब सिंह सैनी के इलाके में, क्योंकि जिस बिरादरी से नायब सिंह सैनी है अशोक गहलोत उस बिरादरी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो मेरी जानकारी है उस बिरादरी में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। खैर हम फिर आएंगे हरियाणा का, अब तो हरियाणा का संग्राम चरम पर है, शुरू हो चुका, ऑफिशियली अब शुरू हो चुका है। तो अब हैपनिंग्स, घटनाएं तेज घटेंगी, खबरें, बड़ी खबरें जल्दी जल्दी आएंगी, तो हम हेमंत अत्री जी को भी थोड़ा परेशान करेंगे, आप तक जल्दी जल्दी आएंगे। मतलब अगर चुनाव से जुड़ी कोई खबर है, ऑथेंटिक खबर आपको लेनी है, समझनी है, उसका विश्लेषण समझना है, तो आप न्यूज लॉन्चर पर बने रहिएगा। हेमंत जी हमारे साथ आएंगे और आप तक खबरों का एनालिसिस पहुंचाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।